हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। मैं फिर से आ गया हूं आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस बहुत सारे एग्जामिनेशंस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एपोप्टोसिस बड़ा टॉपिक है, इसलिए हम इसको मल्टीपल स्मॉल पोर्शंस में ब्रेक करके पढ़ाने वाले हैं। आज का जो लेक्चर है इसमें हम बेसिक्स ऑफ एपोप्टोसिस देखेंगे। जो क्वेश्चंस आए हैं, पीवाईक्यूज आए हैं, उसके बारे में बात करेंगे। मैकेनिज्म क्या होती है एपोप्टोसिस की, कितनी तरीके से एपोप्टोसिस होता है, उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट एक बहुत कॉमन एक टॉपिक है जो अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है, एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस, उसके बीच में जो डिफरेंसेस हैं उसको भी समझेंगे। और कई सारे जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो एपोप्टोसिस से रिलेटेड हैं उनके बारे में भी आज के डिस्कशन में हम लोग बात करेंगे। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं कि एपोप्टोसिस क्या होता है। और इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि हम पीवाईक्यूज करने वाले हैं। कई सारे पीवाईक्यूज आए हुए हैं और आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी मुझे देनी है, तो इसलिए लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए आज का लेक्चर जो है वो शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं कि आखिर ये एपोप्टोसिस होता क्या है। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि एपोप्टोसिस को अगर हम लोग उसका लिटरल मीनिंग देखें, उसका एग्जैक्ट मतलब देखने की कोशिश करें, जो लिटरल मीनिंग है, तो आप समझ पाएंगे कि एपो का मतलब होता है फ्रॉम। एपो का मतलब है फ्रॉम और टॉसिस का मतलब होता है फॉलिंग। तो कहने का मतलब है कि गिरने यानी कि फॉल होना। फॉल होने का मतलब अर्थ यहाँ पे सिर्फ इतना है कि डेथ हो जाना। ठीक है, तो किसी भी चीज की जब डेथ हो जा रही है तो उसको हम लोग टॉसिस शब्द से देख रहे हैं। और फ्रॉम यानी कि जो उसकी ओरिजिनल बॉडी थी उससे निकल करके डेथ हो गई हो तो उसको हम लोग बोल रहे हैं एपोप्टोसिस। ठीक है, तो एपोप्टोसिस का मतलब हो गया प्रोग्राम्ड सेल डेथ। बहुत सारे लोग एपोप्टोसिस को प्रोग्राम्ड सेल डेथ के साथ इंटर कन्वर्जन में यूज करते हैं, बट एक्चुअली शायद ये बात उतनी सही नहीं है। तो अभी मैं इसके बारे में भी डिस्कस करूंगा कि आखिर ये चीज सही क्यों नहीं है। बट फिलहाल के लिए हम लोग एक बात तो ये जानते हैं, टॉसिस का मतलब होता है लिटरल टर्म्स में फॉलिंग। और यहाँ पे हम लोग फॉलिंग से कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि डेथ। ठीक है, चलिए। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया कि बहुत सारे लोग इसको प्रोग्राम्ड सेल डेथ के नाम से भी जानते हैं, बट ये कहना गलत होगा कि एपोप्टोसिस ही प्रोग्राम्ड सेल डेथ है। ये शायद इतना सही स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि प्रोग्राम्ड सेल डेथ जो है बहुत सारी तरीके की हो सकती है और एपोप्टोसिस जो है वो मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ प्रोग्राम्ड सेल डेथ है। यानी कि अगर हम कहें कि प्रोग्राम्ड सेल डेथ जो है एक एक बड़ा सा, अगर हम इसको एक सर्कल के फॉर्म में दिखाने की कोशिश करें, तो ये अगर आपका प्रोग्राम्ड सेल डेथ है, ये प्रोग्राम्ड सेल डेथ है, तो इसके अंदर आता है एपोप्टोसिस। ये एपोप्टोसिस का ये सर्कल बन जाएगा, ये है आपका एपोप्टोसिस। लेकिन ये कहना गलत है कि सिर्फ और सिर्फ एपोप्टोसिस ही एकमात्र प्रोग्राम्ड सेल डेथ है। ये कहना गलत है क्योंकि प्रोग्राम्ड सेल डेथ और भी बहुत सारे तरीके की होती है। अब आगे बात करते हैं कि नॉन एपोप्टोटिक प्रोग्राम्ड सेल डेथ भी होती है, यानी कि ऐसी प्रोग्राम्ड सेल डेथ्स जिनको हम एपोप्टोसिस के क्राइटेरिया में नहीं रख सकते, ऐसी भी बहुत सारी प्रोग्राम्ड सेल डेथ हैं। अब एग्जाम्पल के बारे में अगर हम कहें तो ऑटोफैगी और नेक्रोप्टोसिस, ये दो ऐसे नाम हैं जो प्रोग्राम्ड सेल डेथ की कैटेगरी में तो आ रहे हैं, बट ये नॉन एपोप्टोटिक है, यानी कि इनको आप एपोप्टोसिस की कैटेगरी में नहीं रख सकते। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो नॉन एपोप्टोटिक जो होगा वो ये वाला एरिया है। ये आपका नॉन एपोप्टोटिक वाला एरिया है जिसमें ऑटोफेगी भी आ जाएगा और नेक्रोप्टोसिस भी आ जाएगा। अब ये दोनों स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, इसका क्या अर्थ है, उसके बारे में भी मैं भी थोड़ी देर में आपसे बात करता हूँ। एक पॉइंट यहाँ पे मिस हुआ कि प्रोग्राम्ड सेल डेथ हम इसको बोलते हैं और एक्चुअली एपोप्टोसिस दो पाथवेज के जरिए होती है, एक इंट्रिंसिक पाथवे और एक एक्सट्रिंसिक पाथवे। होने कहने को तो बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं जिनकी वजह से एपोप्टोसिस हो सकती है, बट हमारे रिस्पेक्ट में या हम जो पढ़ रहे हैं या जिन एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं, जिस लेवल पे पढ़ रहे हैं, उसके लिए हमें दो कम से कम जो तरीके हैं जिसकी वजह से एपोप्टोसिस होती है, वो एक इंट्रिंसिक टाइप है और एक एक्सट्रिंसिक टाइप है, ये देखना होगा। यहाँ पे मेंशन्ड है एपोप्टोसिस में, जब एपोप्टोसिस के बारे में सबसे पहले बात होनी शुरू हुई तो ये सेल इंट्रिंसिक सुसाइडल पाथवे, यानी कि सेल इंट्रिंसिक सुसाइड पाथवे, ऐसा पाथवे जो कि
सेल जिससे सुसाइड कर लेता है, सेल की जिसकी वजह से डेथ हो जाती है, इस तरीके के पाथवे को एपोप्टोसिस का नाम दिया जाता था। तो सेल इंट्रिंसिक सुसाइड पाथवे इसको कहा जाता था। तो इतनी बात समझ में आई अभी तक। इस पहली स्लाइड से हमें ये समझ में आया कि एपोप्टोसिस का मतलब क्या होता है। उसका मतलब है प्रोग्राम्ड सेल डेथ। और एपोप्टोसिस जो है वो प्रोग्राम्ड सेल डेथ का एक सब टाइप है। और इसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्ड सेल डेथ होते हैं जो कि इस कैटेगरी में आते हैं, नॉन एपोप्टोटिक प्रोग्राम्ड सेल डेथ में। और इस तरीके का मैंने आपको डायग्राम भी यहाँ पे दिखा दिया। और नॉन एपोप्टोटिक प्रोग्राम्ड सेल डेथ के अंदर दो मेजर नाम है, ये नाम याद रखिएगा। एक हो जाएगा आपका ऑटोफेगी और दूसरा हो जाएगा नेक्रोप्टोसिस। तो अभी आगे हम लोग नेक्रोप्टोसिस के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, ऑटोफेगी के बारे में फिर कभी बात करेंगे। तो आप जल्दी से इसका एक इमेज ले सकते हैं या चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, तो उम्मीद है कि ये पहली स्लाइड आपको क्लियर हुई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। ये स्लाइड जो है वो मैंने इमेज जो है वो कैम्बल से ली हुई है। अब इसमें अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पे दो इमेजेस आपको साफ तौर पे दिखाई दे जाएंगी। एक इमेज तो ये है यहाँ पे और दूसरी इमेज ये है। आप खुद भी आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे कि ये जो इमेज है ये एक नॉर्मल सेल की है, नॉर्मल सेल की है। और ये जो इमेज है ये आपके एपोप्टोटिक सेल की है, अपोप्टोटिक सेल की है। तो अगर हम लोग इसको यहाँ पे देखें तो लिखा भी हुआ है एपोप्टोसिस ऑफ अ ह्यूमन व्हाइट ब्लड सेल। तो ये जो इमेज दी गई है वो WBC की दी गई है। और लेफ्ट हैंड साइड पे नॉर्मल WBC की इमेज है और राइट हैंड साइड पे जो ऐसे WBC की इमेज है जो एपोप्टोसिस अंडरगो कर रहा है, ये भी लिखा हुआ है। एपोप्टोटिक सेल इज श्रिंकिंग एंड फॉर्मिंग लोब्स, जिसको हम ब्लेब्स बोलते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये इस तरीके के कुछ ब्लेबिंग जैसा स्ट्रक्चर दिखने, इसको हम लोग बोलते हैं ब्लेबिंग। क्या बोलते हैं इसको? ब्लेबिंग। तो अब एपोप्टोसिस के अंदर आपको बहुत ही कॉमनली ये फिनोमेना देखने को मिलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लेबिंग। ब्लेबिंग का अर्थ सिर्फ इतना है कि यहाँ पे लोब्स का फॉर्मेशन होने लग जाता है, लोब्स फॉर्मेशन, लोब्स का फॉर्मेशन होने लग जाता है। और क्या होने लग जाता है कि द एपोप्टोटिक सेल इज श्रिंकिंग एंड फॉर्मिंग लोब्स। तो सेल की साइज की सेल जो है वो श्रिंक करने लग रहा है और लोब्स का फॉर्मेशन यहाँ पे बहुत ही कॉमनली देखा जाता है। तो ये इस इमेज से आपको क्लैरिटी आ गई होगी। ये कलराइज्ड आपका स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इमेज ली गई है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो उम्मीद है कि ये आपको डायग्राम क्लियर हो गया होगा। आप चाहे तो इसकी इमेज ले सकते हैं। ये कैम्बल से इमेज ली गई है, यहाँ पे मैंने रेफरेंस दे रखा है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ चलते हैं और देखते हैं एपोप्टोटिक मैकेनिज्म्स, यानी कि कौन कौन से ऐसे मैकेनिज्म्स हैं जिनकी मदद से एपोप्टोसिस आपको देखने मिलती है। क्या क्या मैकेनिज्म है या क्या इसका फ्लो चार्ट है। देखिए ये फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज आपको याद रखनी होंगी क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले क्या होगा, सेल का श्रिंकेज होने लगेगा। अभी अभी थोड़ी देर पहले जिससे पीछे वाली जो स्लाइड थी उसमें भी मैंने आपको दिखाया था कि सेल का साइज जो है वो श्रिंक होने लग जाता है और साथ ही साथ वहां पे ब्लेबिंग देखने को मिलने लग जाती है। अब सेल का अगर साइज श्रिंक हो रहा है, अगर सेल छोटा होता जा रहा है साइज में, तो आप ये बात तो मानेंगे कि उसका साइटोप्लाज्म जो होगा वो डेंस होने लग जाएगा। अब पहले इतने जगह में साइटोप्लाज्म फैला हुआ था, अब साइज जो है वो घटता जा रहा है, तो इसकी वजह से क्या होने लगेगा, जो साइटोप्लाज्म है वो डेंस होने लगेगा। अब फॉर एग्जांपल अगर आप इसका एक जनरल एक हाउस होल्ड एग्जाम्पल ले लें, तो अगर आप दूध को बहुत देर तक कंटिन्यूअसली उबालते जाए तो उसका जो वॉल्यूम है दूध का वो कम होता जा रहा है और वो ज़्यादा डेंस होता हुआ चला जाएगा, थिक होता हुआ चला जाएगा। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आ रहा है डेंस साइटोप्लाज्म का। तो ये क्लियर हुआ होगा कि सेल का साइज का श्रिंकेज हुआ तो डेंस साइटोप्लाज्म हुआ। नेक्स्ट क्या हुआ, क्रोमैटिन कंडेंसेशन। अब क्रोमैटिन का मतलब तो आपको पता है, ये एक कॉम्प्लेक्स होता है डीएनए और प्रोटीन का, डीएनए प्लस प्रोटीन का एक कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, आपको पता होगा डीएनए रैप्ड होता है स्टोन प्रोटीन के चारों तरफ। तो इस कॉम्प्लेक्स की बात की जा रही है तो क्रोमैटिन का कंडेंसेशन होने लग जाएगा, क्रोमैटिन और ज्यादा थिक होने लग जाएगा, ये आपको दिखाई देने लगेगा। तो ये दूसरा सिनेरियो है, दूसरा स्टेज है। पहली स्टेज में आपने देखा कि डेंस साइटोप्लाज्म हुआ, सेल का श्रिंकेज हुआ। दूसरी स्टेज में आपने देखा कि क्रोमैटिन का कंडेंसेशन शुरू हो गया। इसी स्टेप को हम लोग
पिक्नोसिस नाम देते हैं। तो ये बात याद रखिएगा कि क्रोमैटिन कंडेंसेशन का जो टेक्निकल टर्म है उसको पिक्नोसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्या हुआ, न्यूक्लियर फ्रैगमेंटेशन हुआ, यानी कि न्यूक्लियस जो है वो टुकड़े टुकड़े में टूटने लग जाएगा, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्रैगमेंटेशन। इस जो स्टेप है इसका जो टेक्निकल नाम है उसको हम लोग बोलते हैं कैरियोरेक्सिस। ठीक है, तो ये नाम याद रखिएगा कि न्यूक्लियस का फ्रैगमेंटेशन होने लगा, न्यूक्लियस छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगा। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ब्लेबिंग होने लगी, जो भी मैंने पीछे के डायग्राम में आपको दिखाया था वो ब्लेबिंग होने लगी। और उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल वेसिकल्स कॉमनली कॉल्ड एज एपोप्टोटिक बॉडीज। अब वही जो ब्लेब्स थे वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लग जाएंगे, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये स्मॉल वेसिकल्स हैं, और इन वेसिकल्स का एक नाम दिया गया एपोप्टोटिक बॉडीज। और ये कैसे बन रहे होंगे, फॉर्म थ्रू बडिंग। जैसे कि आपने देखा होगा कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं जब वो रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो बडिंग के थ्रू रिप्रोडक्शन कई बार देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी वैसे ही कुछ हो रहा है, हालांकि यहाँ रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पे तो सेल की डेथ हो रही है। तो यहाँ पे बर्ड्स के फॉर्म में जो एपोप्टोटिक वेसिकल्स हैं वो निकल करके बाहर जाने लग जाएंगे। तो ये कहानी यहाँ पे हुई। अब जो फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं, जैसे फैगोसाइटिक सेल्स के एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूँ तो मैक्रोफेजेस हो जाएगा आपका, जो न्यूट्रोफिल्स हो जाएंगे, वो भी एक तरीके के फैगोसाइटिक सेल्स हैं। तो फैगोसाइटिक सेल्स जो आसपास के होंगे वो अटैक करेंगे इन एपोप्टोटिक बॉडीज के ऊपर, इनको इनगल्फ कर लेंगे। और इन फैगोसाइटिक सेल्स के अंदर जो लाइसोसोम्स होते हैं, लाइसोसोम्स क्या है, एक तरीके के ऑर्गेनील्स हैं, आपको पता होगा। और इन ऑर्गेनील्स का काम क्या होता है, इन ऑर्गेनील्स के अंदर एसिड हाइड्रोलेजेस यानी कि हाइड्रोलेजेस एंजाइम्स पाए जाते हैं जो एसिडिक कंडीशन में काम करते हैं। और ये हाइड्रोलेजेस इन एपोप्टोटिक बॉडीज के ऊपर एक्ट करेंगे, इनको पूरी तरीके से डाइजेस्ट कर देंगे। अब जब ये डाइजेस्ट हो जाएंगे तो किसी भी तरीके से ये बाहर स्प्रेड होने की कोई संभावना नहीं रह जाती, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट में इस एपोप्टोटिक बॉडीज का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। वो सारे के सारे मैक्रोफेजेस या न्यूट्रोफिल्स वगैरह उसको सब का सब उसको मार देते हैं, खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी कहानी एक बार जल्दी से इसको देख लेते हैं। सबसे पहले सेल की श्रिंकेज हुई जिसमें साइटोप्लाज्म डेंस हुआ, फिर क्रोमैटिन का कंडेंसेशन हुआ जिसको पिक्नोसिस बोलते हैं, फिर न्यूक्लियर फ्रैगमेंटेशन हुआ जिसको कैरियोरेक्सिस बोलते हैं, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ब्लेबिंग हुई, ब्लेबिंग के बाद एपोप्टोटिक वेसिकल्स या एपोप्टोटिक बॉडीज का फॉर्मेशन हुआ जिसको फैगोसाइटिक सेल्स इनगल्फ करके लाइसोसोम्स की मदद से डाइजेस्ट कर देते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे इतनी बात हुई। ये पूरा का पूरा ये बहुत इंपॉर्टेंट पूरा ये स्लाइड है, इसको जल्दी से नोट डाउन कर सकते हैं या आप इसको फोटो ले सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि यहाँ से हमने एक बात देखी कि इंट्रासेलुलर कंस्टिट्यूएंट्स यानी कि जो सेल एपोप्टोसिस अंडरगो कर रहा था या जिस सेल की एपोप्टोसिस हो रही थी उसके इंट्रासेलुलर कंपोनेंट्स किसी भी तरीके से सेल के बाहर या एक्स्ट्रा सेलुलर मिलियू में पहुंचते ही नहीं है। इसका वजह यही है क्योंकि मैक्रोफेजेस अटैक कर देंगे या जो भी आपके फैगोसाइटिक सेल्स हैं वो अटैक कर देंगे और एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में उसका कोई भी चीज़ नहीं फैलती, जिसकी वजह से अगेन इन्फ्लेमेशन का जो खतरा है वो कभी भी आपको एपोप्टोसिस के दौरान नहीं देखने को मिलेगा। इन्फ्लेमेशन जैसी प्रॉब्लम कभी भी एपोप्टोसिस के केस में आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि एपोप्टोटिक बॉडीज क्या होती हैं और इनकी क्या खास बात है। एपोप्टोटिक बॉडीज ऐसी बॉडीज हैं जिनके अंदर साइटोप्लाज्म होता है और टाइटली पैक्ड ऑर्गेनील्स होते हैं। अब जैसे कि ये एपोप्टोटिक बॉडीज इस तरीके की बन रही हैं। अब याद रखिएगा एपोप्टोटिक बॉडीज बनी कैसे थी, ब्लेबिंग की वजह से हुआ था। और एपोप्टोटिक बॉडीज के अंदर क्या होगा, साइटोप्लाज्म तो यहाँ पे होगा ही होगा, साइटोप्लाज्म यहाँ पे होगा ही होगा, और साथ ही साथ यहाँ पे क्या होंगे, ऑर्गेनील्स भी पाए जाएंगे। ऑर्गेनील्स, अब जैसे कहीं पे कोई ऑर्गेनील पाया जा रहा है, कहीं पे कोई ऑर्गेनील पाया जा रहा है, तो इस तरीके के ऑर्गेनील्स भी हमें देखने को मिलेंगे विद और विदाउट न्यूक्लियर फ्रैगमेंट। न्यूक्लियर फ्रैगमेंट का होना जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हालांकि न्यूक्लियर फ्रैगमेंटेशन हुआ जरूर था पहले, कैरियोरेक्सिस बोल रहे थे उसको, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि एपोप्टोटिक बॉडी में आपको मिल ही जाए। लेटर फैगोसाइटोस बाय मैक्रोफेजेस एंड सराउंडिंग सेल्स। अब ये पूरा का पूरी जो चीज है वो बाद के समय में मैक्रोफेजेस या फैगोसाइटिक सेल्स के द्वारा इसको फैगोसाइटोस कर लिया जाए। तो ये कहानी हो गई एपोप्टोटिक बॉडीज की, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको नोट डाउन कर लीजिए। उम्मीद है कि ये हो गया होगा। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, केमिकल चेंजेस अकर इन द सरफेस ऑफ द एपोप्टोटिक सेल्स। अब
ये पता कैसे चलेगा मैक्रोफेजेस को या आसपास के सेल्स को कि ये जो सेल हमारे पास में या नजदीक में है ये एपोप्टोटिक सेल है, इसके बारे में कैसे पता चलेगा? तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट सिनेरियो है, क्या होगा, केमिकल चेंजेस अकर इन द सरफेस ऑफ एपोप्टोटिक सेल्स। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कहने की कोशिश करूं, ये मेरा एक एपोप्टोटिक सेल है मान लीजिए। इनिशियली एपोप्टोटिक सेल के ऊपर इस तरीके के मार्कर्स देखने को मिल रहे थे। अब सडनली, लेकिन ये नॉर्मल सेल है, अभी ये नॉर्मल सेल है, बट जैसे ही इसको सिग्नल मिला कि इसको एपोप्टोस होना है, यानी कि इसकी डेथ होनी है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ होना है, तो अब जो इसके सरफेस के ऊपर जो रिसेप्टर्स थे या सरफेस के ऊपर जो मार्कर थे वो बदल जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि केमिकल चेंजेस देखने को मिल रहे हैं अकर इन द सरफेस ऑफ द एपोप्टोटिक सेल्स। नेक्स्ट, दे आर रिकॉग्नाइज्ड बाय सराउंडिंग सेल्स एंड मैक्रोफेजेस। अब ये जो चेंजेस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, ये चेंज सभी सेल्स, आसपास के सारे सेल्स को देखने को मिलेंगे। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या होता है कि अगर कोई भी आपके घर के आसपास में ही, किसी के भी घर में कोई नई गाड़ी आती है, नई कार आई है, नई बाइक आई है, तो आसपास के लोग जो है वो उस चीज को ऑब्जर्व करने लग जाते हैं, देखने लग जाते हैं। तो यहाँ पर भी आसपास के जो सेल्स हैं वो ये ऑब्जर्व करते हैं कि अच्छा, इसके मार्कर के ऊपर या इसके सरफेस के ऊपर कुछ चेंजेस हो रहे हैं। दैट मीन्स सेल्स के अंदर कुछ चेंज ऐसे हुआ है जो कि एपोप्टोटिक हो सकता है। अब जिसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है। यहाँ से मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ। आपको पता होगा कि बहुत सारे फॉस्फोलिपिड्स जो होते हैं वो आपके सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर पाए जाते हैं। मल्टीपल फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फेटाइडिल कोलिन, फॉस्फेटाइडिल इथनोलामीन, फॉस्फेटाइडिल सीरीन, है ना, बहुत सारे अलग अलग टाइप के फॉस्फोलिपिड्स आपकी सरफेस ऑफ द सेल के ऊपर पाए जाते हैं। अब इनमें भी अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, तो फॉस्फेटाइडिल सीरीन नाम का एक फॉस्फोलिपिड होता है। और फॉस्फेटाइडिल सीरीन ज्यादातर कहाँ पाया जाता है? अंदर वाली लीफलेट के ऊपर पाया जाता है। मैं अगर इसको बनाने की यहाँ पे कोशिश करूं तो इस तरीके से कुछ बनाया जा सकता है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक बनाने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे। तो आप ये जानते हैं इस तरीके की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ऐसी ऐसी, है ना, इस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आपकी। अब आउटर लीफलेट और इनर लीफलेट से मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि जो भी फॉस्फेटाइडिल सीरीन है जो वो अंदर के साइड पे यहाँ पे इस तरफ कहीं पे रहेगा, या हम कहने की कोशिश करें तो दूसरे पेन से मैं बनाऊं तो वो इधर यहाँ पे इस तरफ कहीं कहीं रहेगा, इधर कहीं कहीं रहेगा, अंदर वाली लीफलेट की तरफ रहता है जनरली फॉस्फेटाइडिल सीरीन। लेकिन जब भी एपोप्टोसिस का सिग्नल आएगा, यानी कि ये सेल को एपोप्टोसिस करनी होगी, तो फॉस्फेटाइडिल सीरीन उछल करके बाहर वाली लीफलेट पे पहुंच जाएगा, इधर दिखने लग जाएगा। ठीक है, इस तरफ दिखने लग जाएगा। तो अब कहने का मतलब है ये एक बहुत बड़ा चेंज हो गया। फॉस्फेटाइडिल सीरीन पहले अंदर की तरफ था, वो बाहर की तरफ दिखने लग जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा सिग्नल हो गया। तो यही चीज बोली जा रही है यहाँ पे, फ्लिप्स टू आउटर लीफलेट इन द एपोप्टोटिक सेल। तो ये फ्लिपिंग कर जाता है, आगे बाहर वाली लीफलेट की तरफ फ्लिपिंग कर जाता है। फ्लिपिंग कैसे होती है, कौन कौन से एंजाइम पार्ट लेते हैं, उसके बारे में फिर कभी डिस्कशन करेंगे। लेकिन आज के लिए तो इतनी बात जरूरी है, ये एपोप्टोटिक सेल के ऊपर बाहर की तरफ चला जाता है। अब ये जो चेंज है वो सारे के सारे मैक्रोफेजेस और आसपास के सेल्स देखते हैं, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्कर है एपोप्टोटिक सेल्स के लिए। तो जहां पर भी फॉस्फेटाइडिल सीरीन बाहर वाली लीफलेट के ऊपर दिखाई दे रहा है, तो हमेशा याद रखिएगा कि वो सेल एपोप्टोस करने जा रहा है या एपोप्टोटिक होने जा रहा है। तो इसका इमेज आप ले सकते हैं। चलो, तो ये हो गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं एपोप्टोसिस के अंदर कोई भी इंफ्लेमेटरी जो रिएक्शन है वो एसोसिएट कभी भी नहीं होता, क्योंकि कुछ भी चीज एक्स्ट्रा सेल्यूलर मिलियू में जा ही नहीं रही है, सब कुछ मैक्रोफेज उसके ऊपर अटैक करके खत्म कर दे रहे हैं, तो कुछ भी बाहर नहीं जा रहा। तो इसलिए इन्फ्लेमेशन होने का कोई भी संभावना यहाँ पे नहीं देखने को मिलता। नेक्स्ट बात करते हैं एपोप्टोसिस वर्सेस नेक्रोसिस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है और यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस में क्या अंतर होता है। देखिए, सेल डेथ ड्यू टू डैमेज या इंजरी, ये कहलाती है नेक्रोसिस। ठीक है, अब मान लीजिए कि जैसे कि कोई भी डैमेज हुआ सेल पे, है ना, अब जैसे कि कोई कीड़ा ही है, कि कोई लेपिडोप्टेरन है, वो जाकर के वो इंसेक्ट है, ऑब्वियसली वो जाकर के उसके ऊपर लीव्स के ऊपर फीड कर रहा है, तो क्या कर रहा है, डिस्ट्रक्ट कर रहा है, डैमेज कर रहा है। तो इस तरीके की जो फिनोमेना होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेक्रोसिस बोलते हैं, नेक्रोसिस। ठीक है, तो नेक्रोसिस बोलते हैं इसको। इन नेक्रोसिस सेल्स स्वेल एंड ब्रेक ओपन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
तो देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेक्रोसिस वर्सेस एपोप्टोसिस का एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा डिफरेंस है। क्योंकि आपने एपोप्टोसिस में देखा था कि सेल की श्रिंकेज हो रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल की स्वेलिंग हो रही है। तो आपने बिल्कुल ऑपोजिट फिनोमिना यहाँ पे देखा। और यहाँ पे सेल ब्रेक ओपन हो जाएंगे, सेल्स क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, और ओपन होने की वजह से इनका जो भी मटेरियल अंदर होगा वो बाहर निकल करके आ जाएगा। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा डिफरेंस हो गया। हालांकि एपोप्टोसिस के अंदर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा था। यहाँ पे इट कॉजेज इन्फ्लेमेशन। ऑब्वियसली जब ये ब्रेक ओपन हो जाएंगे, अब सपोज करिए कि ये एक सेल था, ये ब्रेक हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, तो इसके अंदर का जितना भी मटेरियल है वो बाहर निकलने लग जाएगा, और बाहर निकलने लग जाएगा तो ये बाहर निकल करके इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकता है। ठीक है, तो ये बात होगी। नेक्स्ट, इनिशियली अनरेगुलेटेड। पहले सोचा जाता था, पहले के समय में जब नेक्रोसिस के बारे में पहले बात होनी शुरू हुई थी, तो ये सोचा जाता था कि नेक्रोसिस जो है वो अनरेगुलेटेड फिनोमेना है, इसको रेगुलेशन इसका नहीं होता। बट आज के समय में हम ये भी जानते हैं कि नेक्रोसिस भी कुछ हद तक रेगुलेटेड होता है, उसके बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च शुरू हो चुकी है, और रिसेंटली ये पता लगा है कि जो नेक्रोसिस है वो भी रेगुलेटेड होता है या प्रोग्राम्ड होता है, और इस प्रोसेस को हम लोग नेक्रोप्टोसिस बोलते हैं। तो ऐसी नेक्रोसिस जो कि रेगुलेटेड है उसको नेक्रोप्टोसिस कहा जाता है। ऐसी नेक्रोसिस जो रेगुलेटेड है या प्रोग्राम्ड है उसको नेक्रोप्टोसिस कहते हैं। तो आप इसकी एक इमेज ले सकते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ओके, तो उम्मीद है कि ये आपने देख लिया होगा। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ इमेजेस ली हुई हैं। ये कुछ इमेजेस जो हैं वो एल्बर्ट से ली गई हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैं कलर चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पे कई सारी इमेजेस आप देखने को मिल रही है आपको। सबसे पहला जो सेल है, ये 2 डिस्टिंक्ट फॉर्म्स ऑफ सेल डेथ। बेसिकली मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से सेल की यहाँ पे डेथ हो रही है। तो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ्स हैं शोन डेवलपिंग रैट ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ठीक है, अब पहले इमेज में आप देख सकते हैं कि ये एक नॉर्मल सेल दिखा रहे हैं कल्चर में। तो ए इमेज जो है, दिस इज अ नॉर्मल सेल, और ये कल्चर के अंदर है, नॉर्मल सेल इनसाइड कल्चर। ठीक है, दूसरा है अ सेल इन कल्चर दैट हैज डाइड बाय एपोप्टोसिस। अब ये दूसरा सेल जो है इसकी यहाँ पे डेथ हो चुकी है, इट हैज डाइड बाय एपोप्टोसिस बिकॉज इट वाज डिप्राइव्ड ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर सर्वाइवल सिग्नल्स। अब इसको क्या हुआ, बाहर से एक्स्ट्रा सेलुलर सर्वाइवल सिग्नल्स नहीं मिले, ग्रोथ के सिग्नल्स नहीं मिले। अब ग्रोथ के सिग्नल्स अगर नहीं मिलेंगे तो ऑब्वियसली इस सेल की एपोप्टोसिस होने लग गई है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे किस तरीके के आपको चेंजेस वगैरह देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे ब्लेब्स वगैरह देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सेल इन कल्चर दैट हैज डाइड बाय एपोप्टोसिस, बिकॉज ये तो हो गया। सी देखते हैं, अ सेल इन नॉर्मल डेवलपिंग ऑप्टिक नर्व दैट हैज डाइड बाय एपोप्टोसिस एंड हैज बीन इनगल्फ्ड बाय अ नेबरिंग फैगोसाइट। अब यहाँ पे देखिए, ये पोर्शन जो है ये इनगल्फ्ड सेल को दिखाया जा रहा है। ये आपका इनगल्फ्ड सेल है, और इसको इनगल्फ कौन कर रहा है, ये बड़ा वाला सेल इनगल्फ कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, दिस इज योर फैगोसाइटिक सेल्स। तो ये इनगल्फ्ड सेल है, और ये बड़ा वाला सेल जो है इसको इनगल्फ किए हुए है, ये फैगोसाइटिक सेल है। इसके बारे में भी हम लोगों ने देखा था। नेक्स्ट, लास्ट में, अ सेल कल्चर दैट हैज डाइड बाय नेक्रोसिस। अब ये देखिए, ये जो डी पार्ट है ये आपको नेक्रोसिस दिखा रहा है। तो ये कुछ अंतर है नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस में। एपोप्टोसिस में अगल बगल के सेल्स को भी कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि स्ट्रिक्टली एक ही सेल के ऊपर फोकस हुआ और उसको इनगल्फ कर लिया गया। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पूरे सेल की हालत खराब हो गई है, और ये सारा का सारा जो भी इंट्रासेल्युलर मटेरियल था वो बाहर निकल करके लीक हो रहा है, और लीक होने की वजह से ये इन्फ्लेमेशन कॉज करवाएगा ही करवाएगा। तो ये इमेज आपकी अगेन एल्बर्ट से ली गई है। उम्मीद है कि ये क्लियर हुआ होगा आपको, और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैंने कुछ डिफरेंसेस लिए हैं, ये डिफरेंसेस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, और यहाँ पे एपोप्टोसिस, नेक्रोप्टोसिस और नेक्रोसिस के बीच में डिफरेंसेस हैं। ये तीनों पॉइंट मैं समझा चुका हूँ, जल्दी से बस डिफरेंसेस को गो थ्रू कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं एपोप्टोसिस रेगुलेटेड होती है, नेक्रोप्टोसिस भी रेगुलेटेड है, बट नेक्रोसिस जो है वो अनरेगुलेटेड है। ट्रिगर्ड बाय स्पेसिफिक साइटोकाइंस, एपोप्टोसिस जब भी होगी तो साइटोकाइंस के द्वारा वो ट्रिगर की जाएगी। यहाँ पर भी ट्रिगरिंग होगी साइटोकाइंस की, लेकिन यहाँ पे डैमेजिंग इन्वायरमेंटल स्ट्रेस की वजह से, या एक्सट्रीम फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस, या वायरल या टॉक्सिन मीडिएटेड इन्फेक्शंस की वजह से ही नेक्रोसिस होता है, इसको रेगुलेट नहीं किया जाता। नेक्स्ट, श्रिंकेज ऑफ सेल होता है, यहाँ पे स्वेलिंग ऑफ सेल होगा,
यहाँ पर भी आपको स्वेलिंग ऑफ सेल देखने को मिलेगा। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे स्वेलिंग ऑफ ऑर्गेनील्स भी देखने को मिलता है नेक्रोप्टोसिस में, और नेक्रोसिस में भी स्वेलिंग ऑफ ऑर्गेनील्स देखने को मिलता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। ब्लीडिंग यहाँ पे देखने को मिलती है, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है और यहाँ पे पूरी तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी लॉस हो जाती है। फॉर्मेशन ऑफ एपोप्टोटिक बॉडीज यहाँ पे होता है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, हालांकि ऑर्गेनील का ब्रेकडाउन होता है। यहाँ पे रिलीज ऑफ सेल्यूलर कंटेंट बाहर रिलीज हो जाएगा, यहाँ पर भी सेल्यूलर कंटेंट बाहर रिलीज होगा, यहाँ पे नहीं होगा। और प्रो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज यहाँ पे देखने को मिलते हैं, यहाँ पे कोई इन्फ्लेमेशन नहीं देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी प्रो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज देखने को मिलते हैं। तो जल्दी से इसकी एक इमेज ले लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, और ये इसका हमने यहाँ पे रेफरेंस दे रखा है जहाँ से हमने ये एक रिसर्च आर्टिकल से लिए गया है, बेसिकली सेल्स में पब्लिश डेटा है ये, तो वहां से हमने लिया है। तो उम्मीद है कि ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट, कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको साथ साथ में हम लोग देखते हुए जरा चलते हैं। तो पिक्नोसिस क्या होता है? इरिवर्सिबल कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये नेक्रोसिस और अपोप्टोसिस दोनों में ही देखने को मिलती है। कैरियोलेक्सिस में क्या हो रहा था? न्यूक्लियर फ्रैगमेंटेशन देखने को मिल रहा था, इसके बारे में भी बताया था। कैरियोलाइसिस, यह आपके लिए एक नया टर्म है। कैरियोलाइसिस कंप्लीट डिसोल्यूशन ऑफ क्रोमैटिन्स, पूरी तरीके से क्रोमैटिन का जब डिसोल्यूशन हो जाता है तो इसको हम लोग कैरियोलाइसिस बोलते हैं। वैसे भी आपको समझ में आता होगा कि कैरियो का मतलब क्या होता है, ये कैरियन आपका न्यूक्लियस कहलाता है। तो कंप्लीट डिसोल्यूशन ऑफ क्रोमैटिन, कैरियोलेक्सिस न्यूक्लियर फ्रैगमेंटेशन, और पिक्नोसिस इरिवर्सिबल कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन कहलाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज थी, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ चलते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एपोप्टोसिस में थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स हैं जो देख लीजिए। हाईली कॉम्प्लेक्स और रेगुलेटेड होता है एपोप्टोसिस, आपने देख लिया। यहाँ पे एनर्जी डिपेंडेंट कास्केड ऑफ मॉलिक्यूलर इवेंट्स देखने को मिलते हैं, यानी कि ये इवेंट्स जो होते हैं ये एनर्जी डिपेंडेंट हैं। यहाँ पे एटीपी, यहाँ पे एनर्जी का कंजम्पशन होगा ही होगा। दो तरीके के पाथवेज से एपोप्टोसिस होती है, इन पाथवेज के बारे में हम आज के लेक्चर में डिस्कस नहीं करने वाले हैं, ये आगे के लेक्चर में डिस्कस होगा, बट फिलहाल के लिए मैं आपको बस इंट्रोड्यूस कर देता हूँ टॉपिक को। एक कास्पेज डिपेंडेंट पाथवेज हैं और दूसरे कास्पेज इंडिपेंडेंट पाथवेज हैं। अब शब्द आता है यहाँ पे कि कास्पेज का क्या मतलब होता है, कास्पेज कैसे काम करता है, उसके बारे में भी देखेंगे। तो ये हो गया, हाईली रेगुलेटेड है, एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है, दो तरीके के पाथवेज हैं, कास्पेज डिपेंडेंट और कास्पेज इंडिपेंडेंट। अब यहाँ पे जब कास्पेज का नाम आया है तो थोड़ा खास कास्पेज के बारे में हमें डिस्कस कर लेना चाहिए। कास्पेज होता क्या है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं। कास्पेज का सबसे पहले नाम आपको पता होना चाहिए। कास्पेज का मतलब होता है सिस्टीन एस्पार्टेट स्पेसिफिक प्रोटीएज। क्या नाम है? सिस्टीन एस्पार्टेट स्पेसिफिक प्रोटीएज। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि दो अमाइनो एसिड्स के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, एक नाम है सिस्टीन और दूसरा नाम है एस्पार्टेट। ठीक, अब सिस्टीन का यहाँ पे क्या तात्पर्य है? सिस्टीन रेजिड्यू जो है वो एक्टिव साइट पे पाया जाता है कैस्पेज का। तो कैस्पेज एक एंजाइम है, सपोज करिए कि ये मान लीजिए कि ये एक एंजाइम है, ये एंजाइम है और ये है इसकी एक्टिव साइट, एक्टिव साइट। अब यहाँ पे क्या है, ये पाया जा रहा है आपका, सपोज करिए दिस इज योर सिस्टीन पाया जा रहा है। अब आपको पता है ना कि सिस्टीन इस एंजाइम की एक्टिव साइट पे पाया जा रहा है, इसीलिए इसका नाम ही पड़ा है सिस्टीन। ठीक है, तो सिस्टीन रेजिड्यू इज प्रेजेंट इन द एक्टिव साइट ऑफ कास्पेज। और एस्पार्टेट का मतलब क्या है? एस्पार्टेट जहां भी मौजूद होगा उसके सी टर्मिनल पे ये एंजाइम क्लीवेज कर देगा, इसीलिए इसको सिस्टीन एस्पार्टेट स्पेसिफिक प्रोटीएज बोला जा रहा है। प्रोटीएज मतलब प्रोटीन को ब्रेक करने वाला। तो ये क्या है? एंडो प्रोटीएजेस होते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ अमाइनो एसिड दिए हुए हैं, बट यहाँ पे एस्पार्टेट दिया हुआ है और फिर यहाँ पे कुछ और अमाइनो एसिड दिए हुए हैं और ये एन टर्मिनल है और ये सी टर्मिनल है, तो ऑब्वियसली एस्पार्टेट के सी टर्मिनल पे यहाँ पे कहीं कटिंग कर देगा ये कैस्पेज एंजाइम। ये कहने का तात्पर्य है, उम्मीद है समझ में आ गई होगी बात। तो क्लीव प्रोटीन्स एट सी टर्मिनल ऑफ एस्पार्टेट रेजिड्यू। नेक्स्ट, यूज्ड इन एपोप्टोटिक एंड नॉन एपोप्टोटिक सेल डेथ। दोनों ही तरीके से, चाहे एपोप्टोटिक सेल डेथ की बात करिए चाहे नॉन एपोप्टोटिक सेल डेथ की बात करिए, दोनों ही केसेस में ये एंजाइम कैस्पेज जो है वो यूज होता है। ठीक है, तो ये
पायरोप्टोसिस में भी यूज होता है, नेक्रोप्टोसिस में भी और ऑटोफेगी में भी कैस्पेजेस का इस्तेमाल होता है। अभी हम इन शब्दों के बारे में, नेक्रोप्टोसिस हमने डिस्कस कर लिया है, बाकी के बारे में हम फिर कभी किसी और क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के केस में हम अभी ये बात नहीं करने वाले। तो उम्मीद है कि कैस्पेज का आइडिया आपको हुआ होगा। दो इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड सिस्टीन और एस्पार्टेट। सिस्टीन एक्टिव साइट पे पाया जाता है, एस्पार्टेट के सी टर्मिनल रेजिड्यू पे ये एंजाइम कट कर देता है, क्लीवेज कर देता है, इसीलिए इसको हम एंडोप्रोटीजेस भी बोलते हैं। चलिए इसकी इमेज ले सकते हैं और आप हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। ठीक है, चलिए। अपार्ट फ्रॉम द सेल डेथ फंक्शंस, दिस जो कैस्पेज है, इट कैन ऑल्सो रेगुलेट नॉन सेल डेथ फंक्शंस। तो सेल डेथ फंक्शंस तो रेगुलेट कर ही सकता है, बट ये नॉन सेल डेथ फंक्शंस को भी रेगुलेट कर सकता है। ऐसे फंक्शंस जो सेल डेथ से रिलेटेड नहीं है, ऐसे फंक्शंस को भी रेगुलेट किया जा सकता है। जैसे कि एग्जांपल ये हो गया, कैन मीडिएट प्रोलिफरेशन, यानी कि सेल का मल्टीप्लिकेशन करवा सकता है, ट्यूमर का सप्रेशन करवा सकता है, और तो और डिफरेंशिएशन, सेल्स के डिफरेंशिएशन में भी पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ये कुछ नॉन सेल डेथ फंक्शंस हैं जो कि कैस्पेज मीडिएट कर सकता है। चलिए अब बात करते हैं अलग अलग जो क्लासिफिकेशन है कैस्पेज के। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड्स हम कह सकते हैं इस लेक्चर की। अब यहाँ पे मैंने, आप देख सकते हैं, कुछ कैस्पेजेस का नाम दिया हुआ है और इनको डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले ये कैस्पेज 1, 4, 5, 11 और 12 ये दिए हुए हैं, और ये कैस्पेजेस जो है वो इन्फ्लेमेशन कॉज करवाते हैं, और यहाँ पे कौन से स्पीशीज में ये मौजूद हैं उसके बारे में भी दिया हुआ है। तो ये आपको याद होना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। 1, 4, 5, 11 और 12 ये इन्फ्लेमेशन करवाते हैं कैस्पेजेस। वहीं अगर मैं एपोप्टोसिस करवाने वाले कैस्पेजेस के बारे में बात करूं तो इनको भी मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा हुआ है। अगर मैं इनिशिएटर कैस्पेजेस के बारे में बात करूं तो कैस्पेज 2, 9, 8 और 10 ये इनिशिएटर कैस्पेज हैं, और एग्जीक्यूशनर कैस्पेजेस के बारे में बात करूं तो कैस्पेज 3, 6 और 7 ये एग्जीक्यूशनर कैस्पेजेस हैं। अब इनिशिएटर कैस्पेज और एग्जीक्यूशनर कैस्पेजेस क्या होते हैं इसके बारे में अभी थोड़ा सा बात करेंगे। फिलहाल इतना जरूर पता होना चाहिए कि 1, 4, 5, 11 और 12 इन्फ्लेमेशन, एपोप्टोसिस में दो पार्ट में डिवाइड किया, इनिशिएटर कैस्पेज और एग्जीक्यूशनर कैस्पेज। इनिशिएटर में 2, 9, 8 और 10 और एग्जीक्यूशनर में 3, 6 और 7 पार्टिसिपेट करते हैं। आगे जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, जब टाइप्स ऑफ एपोप्टोसिस के बारे में डिस्कस करेंगे तो इनके ऊपर भी हम क्वेश्चंस लेंगे, लेकिन इतनी चीज आपको याद जरूर होनी चाहिए, तो इसको जरूर याद कर लीजिएगा। दूसरी चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं, कहीं कहीं जगह पे आपको कार्ड देखने को मिलेगा। ये कार्ड लिखा हुआ है। कार्ड का मतलब क्या है? कैस्पेज रिक्रूटमेंट डोमेन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, कार्ड का एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। इसकी मदद से कैस्पेजेस आपस में इंटरैक्शन शो करते हैं और प्रोटीन्स के साथ, दूसरे प्रोटीन्स के साथ इंटरैक्शन शो करते हैं। तो आगे हम उसको भी देखेंगे, बट फिलहाल के लिए कार्ड का मतलब क्या है? कैस्पेज रिक्रूटमेंट डोमेन। और डीईडी, कई जगह पे आपको डीईडी देखने को मिल रहा होगा, इसको बोलते हैं डेथ इफेक्टर डोमेन। यानी कि इनके पास क्या है, जो भी ये कैस्पेजेस हैं डेथ इफेक्टर डोमेन वाले, तो ये जो भी सेल एपोप्टोसिस करने जा रहा है उसके अंदर डेथ को इंड्यूस करवाते हैं इस डोमेन से, डेथ इफेक्टर डोमेन से इसको इंड्यूस करवाते हैं। इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। फिलहाल के लिए आप इतनी चीजें जरूर याद रखिएगा। तो इन्फ्लेमेशन के लिए 1, 4, 5, 11, 12, इनिशिएटर के लिए 2, 9, 8 और 10 और एग्जीक्यूशनर के लिए 3, 6, 7। तो ये इसका मैंने ये भी लगा दिया है, आपका जो रेफरेंस है, अगर आप चाहें तो इसके ऊपर चेक कर सकते हैं। अब आगे बात करेंगे कि ये जो 2 टाइप्स ऑफ कैस्पेजेस हैं वो क्या होते हैं और किस तरीके से काम करते हैं। इनिशियली इनएक्टिव मोनोमेरिक प्रोकैस्पेज। इनिशियली क्या होता है, जो कैस्पेज होता है वो इनएक्टिव रहता है। इनिशियली शुरुआत के समय में जो कैस्पेज होगा वो इनएक्टिव रहता है, इनएक्टिव रहेगा। इसके अलावा मोनोमेरिक रहेगा, यानी कि ये डाइमर के जैसा नहीं होगा, सिंगल कंपोनेंट पाया जाएगा, मोनोमेरिक होगा। और इसको हम लोग प्रोकैस्पेज के फॉर्म में देखेंगे। प्रोकैस्पेज मतलब ऑब्वियसली प्रो का मतलब ही होता है ये इनएक्टिव फॉर्म। ठीक है, तो इनिशियली कैस्पेज जो है वो प्रोकैस्पेज के फॉर्म में है, इनएक्टिव है। तो अब यहाँ पे देखिए मैंने दोनों का मतलब समझाया हुआ है, इनिशिएटर कैस्पेज और एग्जीक्यूशनर कैस्पेज का। इनिशिएटर कैस्पेज इज एक्टिवेटेड बाय डाइमराइजेशन। अब इनिशिएटर कैस्पेज एक्टिवेट कैसे होगा? डाइमराइजेशन हो जाएगा, यानी कि दो कैस्पेज रेसिड्यूज आपस में आकर के जुड़ जाएंगे और इसी को बोलेंगे डाइमराइजेशन, जिसकी वजह से इनिशिएटर कैस्पेज एक्टिव हो जाएगा।
वहीं अगर हम एग्जीक्यूशनल कैस्पेज के बारे में बोलें तो एग्जीक्यूशनल कैस्पेज में हमें कुछ पोर्शन जो है, जो उसको इनएक्टिवेट किए हुए था, उसको क्लीव करना पड़ेगा, उसको कट ऑफ करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूशनल कैस्पेज भी मेरा एक्टिव हो जाएगा। अब नेक्स्ट, डाइमराइजेशन करने के लिए अडेप्टर प्रोटीन्स एड इन डाइमराइजेशन। अडेप्टर प्रोटीन्स आपने पहले भी पढ़ रखा होगा कि बहुत सारे ऐसे प्रोटीन्स हैं जो अडेप्टर की तरीके से काम करते हैं। अब अडेप्टर का काम क्या होता है? दो चीजों को आपस में जोड़ना। तो यहां पर भी जब डाइमराइजेशन हो रहा है कैस्पेजेस का, तो डाइमराइजेशन करवाने के लिए कुछ अडेप्टर प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है। तो अडेप्टर प्रोटीन्स एड इन डाइमराइजेशन बाय बाइंडिंग टू स्पेसिफिक रीजन्स। कुछ स्पेसिफिक रीजन्स पे ये अडेप्टर प्रोटीन्स बाइंड करते हैं इन द प्रो डोमेन ऑफ प्रोकैस्पेजेस। अभी मैं आगे डायग्राम में दिखाऊंगा कि जो प्रोकैस्पेजेस होते हैं उनके पास एक प्रो डोमेन होती है। प्रोकैस्पेजेस यानी कि इनएक्टिव फॉर्म ऑफ कैस्पेजेस, उनके पास एक प्रो डोमेन होती है और उस प्रो डोमेन के ऊपर ये अडेप्टर प्रोटीन्स बाइंड करते हैं, मीडिएट करते हैं डाइमराइजेशन का काम। ठीक है, तो ये हो गया, ये समझ में आ गया होगा। इसकी आप चाहे तो इमेज ले सकते हैं और हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब यहाँ पे मैं डायग्राम के थ्रू, ये एल्बर्ट्स के से इमेज ली गई है, यहाँ पे डायग्राम के थ्रू आपको मैं दिखाना चाहता हूँ तो इनिशिएटर कैस्पेजेस किस तरीके से एक्टिव होते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, ये अलग अलग दो कैस्पेजेस हैं और इनके पास ये प्रो डोमेन या अडेप्टर बाइंडिंग की साइट है। ब्लू में जो दिखाई जा रही है ये अडेप्टर बाइंडिंग की साइट है और ये इनिशियली इनएक्टिव है। ठीक है, इनएक्टिव कैस्पेज मोनोमर्स हैं। अब यहाँ पे देखिए ये क्लीवेज साइट्स हैं, यहाँ पे क्लीवेज साइट्स मार्क की गई हैं, तो यहाँ से ये कट किए जा सकते हैं। अब देखिए, जैसे ही एपोप्टोटिक सिग्नल आएगा, एपोप्टोटिक सिग्नल बाहर से भी आ सकता है, सेल के अंदर से भी आ सकता है, लेकिन जैसे ही एपोप्टोटिक सिग्नल आएगा तो असेंबल्ड अडेप्टर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, तो क्या होगा, कैस्पेज के साथ ये वाला जो एपोप्टोटिक सिग्नल है वो यहाँ पे आएगा, इसके साथ बाइंड किया, देख पा रहे हैं आप, प्रो डोमेन के साथ ये बाइंड किया है इसके साथ, और प्रो डोमेन के साथ बाइंड करने के साथ ही जहां जहां क्लीवेज साइट है वहां पे कटिंग हो जाएगी। तो आप देख पा रहे हैं प्रो डोमेन अडेप्टर, प्रो डोमेन वाली जो साइट थी वो यहाँ से क्लीव ऑफ हो गई है, यहाँ से ये पहले यहाँ पे थी ये खत्म हो गई, और तो और यहाँ पे ये जो डार्क ग्रीन वाला जो पोर्शन था ये भी खत्म हो चुका है और यहां से हट करके ये इधर आ गया है। बात समझ में आ गई आपको? तो मार्क किया गया है, ये लार्ज सब यूनिट है, ये बड़ा वाला, ये छोटा वाला सब यूनिट है। हालांकि यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए क्योंकि कटिंग हुई। यहाँ पे ये तो खैर प्रो डोमेन जो था वो तो पूरा ही पूरा रिमूव कर दिया गया और यहाँ पर भी कटिंग हुई और ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बन गया। कुल मिलाकर के बात ये है कि ये मैच्योर एक्टिव इनिशिएटर कास्पेज बन करके रेडी हो गया, यानी कि ये कास्पेज अब मेरा रेडी है आगे की फंक्शनैलिटी करने के लिए। ठीक, तो ये तो हुई कहानी इनिशिएटर कैस्पेज की, आप इसकी चाहे तो इमेज ले सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड में मुझे दिखाना है कि जो एग्जीक्यूशनल कैस्पेज है वो कैसे काम करता है। तो एग्जीक्यूशनल कैस्पेज को एक्टिव करवाने के लिए, ऑब्वियसली एग्जीक्यूशनल कैस्पेज भी शुरुआत में इनएक्टिव ही होगा, उसको एक्टिव करवाने के लिए मेरा एक्टिव इनिशिएटर कैस्पेज आया हुआ है, यानी कि पीछे वाले स्टेप से मैंने जो इनिशिएटर कैस्पेज था उसको एक्टिवेट किया और इनिशिएटर कैस्पेज यहाँ पे आ चुका है। अब ये आप देख सकते हैं, ये इमेज किसकी है, इनएक्टिव एग्जीक्यूशनल कैस्पेज की ये इमेज है। यहाँ पर भी प्रो डोमेन जुड़ा हुआ है, जब तक प्रो डोमेन जुड़ा हुआ है तब तक तो ये जो हमारा कैस्पेज है ये इनएक्टिव फॉर्म में है। अब जैसे ही एक्टिव इनिशिएटर कैस्पेज आएगा ये क्या करेगा, क्लीवेज कर देगा, एक्टिवेशन बाय क्लीवेज, सब यूनिट रीअरेंजमेंट एंड प्रो डोमेन रिमूवल। तो यहाँ से प्रो डोमेन का रिमूवल हुआ, सबस्ट्रेट का यहाँ से देखिए रीअरेंजमेंट हुआ, तो ये लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट फिर से बन गया और ये मैच्योर एक्टिव एग्जीक्यूशनल कैस्पेज बन गया और फिर ये आगे जाकर के एपोप्टोसिस को मीडिएट करेगा। तो याद रखने वाली बात यहाँ पे ये है कि इनिशिएटर कैस्पेज जो है वो एपोप्टोसिस डायरेक्टली नहीं करवा सकता, उसको एग्जीक्यूशनल कैस्पेज की हेल्प लगती है। तो पहले वो इनिशिएटर कैस्पेज एग्जीक्यूशनल कैस्पेज को एक्टिव कराएगा और फिर एग्जीक्यूशनल कैस्पेज जो है वो आगे चल करके एपोप्टोसिस का प्रोसेस करवाता है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक की बात आपको, ये भी एल्बर्ट्स की ही इमेज है, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी, तो आप चाहें तो इमेज इसकी ले सकते हैं। अब आगे का जो हमें देखना है PYQs। अब PYQs शुरू करने से पहले आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट मुझे अनाउंसमेंट करना है। हमारा GATB का बैच ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है, आपको जानकारी होगी कि GATB का नोटिफिकेशन आ चुका है और GATB का एग्जामिनेशन 20th of April को अनाउंस हो चुका है।
तो मैं आज की वीडियो में आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हमने गैटबी का अपना क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया है और गैटबी के क्रैश कोर्स जो है वो 28 फरवरी से शुरू हो रहा है। 28 फरवरी से शुरू हो रहा है और इसका जो प्राइस, इसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। आपकी लाइव क्लासेस होंगी, आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, आपको पीडीएफ नोट्स लाइफ लॉन्ग मिलेंगे, रिकॉर्डिंग एग्जामिनेशन तक मिलेगी, डीपीपीज मिलेंगी, क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको टेस्ट सीरीज भी इसी में मिलेगी, रिवीजन भी सब कुछ इसी में है और इसका प्राइस बहुत ही नॉमिनल रखा गया है, ₹3500 इसका प्राइस है। तो आप इसको चाहें तो इनरोल कर सकते हैं। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ये नंबर भी दिया हुआ है 8299134528 8299134528। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। 2 फ्री डेमो क्लासेस भी हैं 28 और 29 को। तो ये 28 को इसके बाद एक डेमो क्लास और भी होगी, दो फ्री डेमो क्लासेस हैं। तो अफोर्डेबल प्राइस, थॉरो कवरेज, नोट्स, लाइव रिकॉर्डिंग, टेस्ट सीरीज, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूडेड है। तो ये बहुत एक अच्छा कोर्स आपके लिए हो सकता है। चलिए नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं और आगे की बात देखते हैं। तो अब पीवाईक्यूज की तरफ बढ़ते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये दिख रहा है, ये सीएसआईआर के क्वेश्चंस हैं सारे के सारे, जल्दी से इसको चेक करते हैं। प्रोग्राम्ड सेल डेथ इन प्लांट्स is crucial component of development and defense mechanisms, which is one of the major step during programmed cell death. अब प्रोग्राम्ड सेल डेथ में कौन सा मेजर प्रोसेस होता है? तो एक तो है सिस्टमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंट बोला जा रहा है, डीएनए फ्रैगमेंटेशन, सेल लाइसिस और सेल नेक्रोसिस। तो ऑब्वियसली यहाँ पे सेल नेक्रोसिस जैसा कुछ नहीं होता, यहाँ पे सेल लाइसिस जैसा कुछ नहीं होता, सिस्टमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस जैसा हमने कुछ भी देखा नहीं है। तो डीएनए फ्रैगमेंटेशन इसका करेक्ट ऑप्शन है, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया 2। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट, डीएनए फ्रैगमेंटेशन एंड सेल श्रिंकेज इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, तो ये एपोप्टोसिस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, हमें पता है। नेक्स्ट चलते हैं, Which of the following protein enzyme leads to apoptosis? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैस्पेज जो होता है वो एक ऐसा एंजाइम है जो कि एपोप्टोसिस को लीड करता है, एपोप्टोसिस करवाता है। तो ये अगेन एक और क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, सिस्टीन एस्पार्टेट प्रोटीन काइनेज functions as initiator and executioner of apoptosis, initiator of apoptosis and inflammatory, इनिशिएटर एग्जीक्यूशनर ऑफ अपॉप्टोसिस एंड इन्फ्लेमेटरी। तो करेक्ट ऑप्शन यही है। मैंने अभी आपको दिखाया भी था कि 3 तरीके के आपके मीडिएटर्स हैं, कैस्पेजेस हैं, जो कि इनिशिएटर भी है, एग्जीक्यूशनर भी है और फाइनली आपके जो इन्फ्लेमेटरी है वो भी। तो ये थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अपॉप्टोसिस? कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है? Swelling of cell, nuclear fragmentation, DNA fragmentation, increased permeability of mitochondrial membrane, ये सारे तो हैं, लेकिन swelling of cell मैंने आपको बताया था स्पेसिफिकली कि swelling of cell जो है वो नेक्रोसिस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, एपोप्टोसिस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका 1। नेक्स्ट, तो ये सारे के सारे बेसिकली क्वेश्चंस हो गए। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। और गैटबी के लिए अगर आप इनरोल करना चाहते हैं तो हमसे ज़रूर कनेक्ट करिएगा। कुल मिलाकर के केवल 30 सीट्स हैं और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिए। वीडियो में ज़रूर बताइए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको और कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, ताकि हम उस तरीके से अपने जो शेड्यूल है उस तरीके से प्लान आउट कर सकें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।